नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज फिर आपका स्वागत करता हूं स्टोरी ऑफ क्राइम में। आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसने 90 के दशक में, या ये कहिए मिड 90 के दशक में, यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल को हिला के रख दिया था। फिल्मों में आपने बहुत सारे गैंगस्टर देखे होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल से भी प्रभावित होंगे, लेकिन ये कहानी है एक साधारण से परिवार में जन्मे ऐसे गैंगस्टर की जिसे एक हादसे ने गैंगस्टर बना दिया। श्री प्रकाश शुक्ला 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में पैदा हुए थे। अब शरीर अच्छा, खाना पीना अच्छा, मध्यम वर्गीय परिवार में पल रहे श्री प्रकाश शुक्ला के पिता शिक्षक थे। अब ये गैंगस्टर कैसे बने, ये बहुत ही फिल्मी अंदाज में बताया गया है। गांव के एक मेले में अपनी बहन के साथ मेला देखने जा रहे थे। वहीं कहीं रोड में, बीच में, आसपास एक शख्स ने इनकी बहन को सीटी मारी, या ये कहिए छेड़ा, जिसकी वजह से श्री प्रकाश शुक्ला को गुस्सा आ गया। पहलवान थे, आसपास के लोकल अखाड़ों में नाम चलता था। ये पहुंचते हैं और जो शख्स सीटी मार रहा था उसका नाम है राकेश तिवारी। इसको वो तब तक मारते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मौत के बाद जाहिर सी बात है मर्डर केस। डर के मारे श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक शिफ्ट हो जाते हैं। बैंकॉक में जुर्म की दुनिया के गुर सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं। वहां से वापस आते हैं तो ये समझिए बैंकॉक से कहर बन के लौटते हैं। यहां आते ही अपने एक मित्र आनंद पांडे के साथ कई सारी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिनमें किडनैपिंग, ड्रग्स, लॉटरी, सुपारी किलिंग जैसी बहुत सी चीजें शामिल थी। कई सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला और पांडे जी के बीच बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हो जाता है, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला पांडे जी की मुखबरी कर देते हैं और पांडे जी एक इनकाउंटर में मारे जाते हैं। अब श्री प्रकाश शुक्ला बड़ा बनना चाहता था। उसने मुख किया मुकमा बिहार के सूरजभान सिंह की तरफ और उनकी शागिर्दी में चला गया। सूरजभान सिंह एक बाहुबली गद्दावर नेता हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, जीते भी हैं। उनकी सरपरस्ती में ये फलने फूलने लगता है। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ये 3 गढ़ इसके सबसे ज्यादा थे जहां पे इसने आतंक मचाए थे। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, नेपाल में भी कुछ कांड इन्होंने किया था। धीरे धीरे कहानी बढ़ती है और श्री प्रकाश शुक्ला रेलवे के ठेकों में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। यही वो वक्त था जब बड़े से बड़ा अपराधी रेलवे में इंटरेस्ट दिखा रहा था, रेलवे के ठेकों में, टेंडर में इंटरेस्ट दिखा रहा था। अब सुरेंद्र, जो सूरजभान सिंह थे, उनके 2 कंपटीटर थे। एक हैं बीरेन शाही और दूसरे थे हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी और बीरेन शाही भी एक दूसरे के एंटी ही थे। अब चूंकि गोरखपुर केंद्र था रेलवे का और सारे टेंडर यहीं से निकलते थे, जिसकी वजह से सूरजभान सिंह अपना टेंडर नहीं निकाल पाते थे, नहीं भर पाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला को इसमें सामने किया गया और बहुत सारे ठेके में जो टेंडर निकले बंदूक के नोक पे, वो श्री प्रकाश शुक्ला ने हथिया लिए। एक घटना में कुछ पूर्वांचल के ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर को श्री प्रकाश शुक्ला मना करता है ठेका टेंडर डालने के लिए। बावजूद इसके डालते हैं तो दिलीप होटल में,
ये लोग ठेका मिलने के खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। 4 लोग तकरीबन थे। श्री प्रकाश शुक्ला वहां पहुंचता है, बाकी लोगों को बाहर करता है और वो 4 ठेकेदार जिनको उसने मना किया था बाकायदे अपना नाम बताता है और वहीं भून देता है। श्री प्रकाश शुक्ला की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिससे खौफ खाती थी, वो थी AK-47। उसके 4 गुर्गे, सभी के पास AK-47 कहां से आई, किसने उपलब्ध कराई, ये दबी जुबान में लोग बोलते हैं, लेकिन किसी ने खुल के नहीं बताया। इसी तरह 1997 में लक्ष्मीपुर के विधायक बीरेंद्र शाही को उड़ा दिया, वजह रेलवे का ठेका। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि अब धीरे धीरे रेलवे ठेके के साथ साथ श्री प्रकाश को अपना जो वर्चस्व था वो नामी ग्रामी अपराधियों में शुमार करवाना था, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी भी बहुत छोटा है और जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो उसको कभी न कभी उड़ा देंगे। अब बीरेंद्र शाही को मारने की वजह से उसकी तूती बोलने लगी, उसका तहलका मच गया। उसके बाद उसने हरिशंकर तिवारी का भी लिस्ट में नाम शुमार किया हुआ था, लेकिन उससे पहले 1998 में रेलवे के एक ठेके को लेके पटना बिहार में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पास ब्रिज बिहारी प्रसाद को उड़ा दिया, जो कैबिनेट मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्हें उड़ा दिया और वहां भी AK-47 का ही यूज किया। अब इन 2 घटनाओं ने यूपी और बिहार दोनों को हिला के रख दिया था। कई बार श्री प्रकाश शुक्ला की मुखबिरी भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वजह यह थी कि इतना सब कुछ कांड होने के बावजूद भी श्री प्रकाश शुक्ला की जो फोटो है वो किसी के पास नहीं थी। पुलिस कई बार दबिश देती, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। अचानक 98 में ही इस मर्डर के बाद इन्होंने कई MLA अजीत सरकार आदि को भी मारा था, जिसने माहौल गर्म कर दिया था। एक बिल्डर को भी मार दिया और उसके लड़के को ले गया, 1 करोड़ की फिरौती लिया। उसके बाद से प्रकाश ने लड़के को छोड़ दिया। अचानक उस समय के नेता साक्षी जी महाराज ने माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने एक खबर दी कि तत्कालीन CM कल्याण सिंह को श्री प्रकाश शुक्ला मार देगा। उसने 6 करोड़ की सुपारी ली है। पुलिस वालों के हाथ पैर फूलने लगे। शासन प्रशासन जो भी थे, सांस न लेते बन रही थी न छोड़ते बन रही थी। कल्याण सिंह बीजेपी के बाहुबली कतावर नेता थे, हालांकि उनकी अब डेथ हो चुकी है। अब ये जो बात थी, ये आला अधिकारी CM कल्याण सिंह तक पहुंचाते हैं और उनको अपनी मजबूरी भी बताते हैं कि देखिए साहब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला से ये जो हमारी आम पुलिस है लड़ नहीं सकती, क्योंकि इनके पास उस तरह के हथियार, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब CM कल्याण सिंह के निर्देश में 4 मई 1998 को STF का गठन हुआ। यानी श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा शख्स, एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में STF का गठन होता है। 40 से 50 लोग STF में अलग अलग डिपार्टमेंट से, तेज तर्रार खुर्रार ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाता था। बावजूद इसके श्री प्रकाश शुक्ला का कोई ट्रेस नहीं। इससे पहले भी एक बार एक सैलून में मुखबिरी हुई थी, जिसमें आमना सामना पुलिस का और श्री प्रकाश शुक्ला का हो चुका था। उसमें उस समय के एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई थी गोली से, जो श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से चली थी। तो जाहिर सी बात है, कहाँ AK-47 और कहाँ 3R जैसी बंदूकें, तो उनसे तो सामना नहीं किया जा सकता था। समय बीतता है,
एसटीएफ लगातार रेकी में आती है, इंक्वायरी में आती है, तो पता चलता है कि श्री प्रकाश शुक्ला की कुछ आदतें हैं, जैसे लड़कियों से मिलना, यानी महंगी से महंगी कॉल गर्ल, महंगे होटल, महंगा स्पा, मसाज पार्लर, महंगी कारें और साथ में फोन। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इस्तेमाल किया, जिसमें ट्रैप करने के लिए बीएसएनएल ने काफी मदद की थी। जब इंक्वायरी होती है, सर्विलेंस बैठता है, तो तकरीबन 14 सिमें जो श्री प्रकाश शुक्ला के पास थी का पता चलता है। श्री प्रकाश शुक्ला का ट्रेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके एसटीएफ लगातार पीछे पड़ी रहती है। अब जो मजबूरी थी एसटीएफ की वो ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर नहीं थी। इतना सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद भी कहीं भी इसकी तस्वीर नहीं मिली। इसके घर पहुंचते हैं गोरखपुर, वहां इंक्वायरी करते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती। आसपास की स्टूडियो में इंक्वायरी करते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती। एक कैमरामैन से फोटो का पता चलता है तो श्री प्रकाश शुक्ला उसको उड़ा देता है और एक खबर फैल जाती है कि जो कोई भी उसकी तस्वीर पुलिस तक पहुंचाएगा उसका वो दिन आखिरी होगा, उसके परिवार का वो दिन आखिरी होगा। लोगों में डर का माहौल, पुलिस यानी एसटीएफ परेशान। ऐसे में रेकी करते हुए श्री प्रकाश शुक्ला के बहनोई के घर पहुंचती है, जो लॉटरी का काम किया करता था। अच्छा, उनका लॉटरी का काम भी श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से था, वो भी काफी रसूखदार थे। एसटीएफ अपने रिमांड में लेती है, घर में इंक्वायरी करती है, पूछती है, तो वहां भी पहले तो ना कहते हैं। बाद में उनकी बच्ची को बहला फुसला के जब पूछते हैं तो पता चलता है कि 5-6 महीने ही पहले ही श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ आए थे। बच्ची पूरा बताती है, फोटोग्राफी का शौक था, वहां से एक फोटो मिलती है। अब जो इसके बहनोई और बहन थे वो हाथ जोड़ते हैं कि समस्या तस्वीर देना नहीं, तकलीफ ये है कि उसे जैसे पता चलेगा वो हमें मार देगा। अब एसटीएफ के जो इनकाउंटर जिन्होंने किया था, उनका नाम राजेश पांडे है, उनकी टीम काफी परेशान की, जाहिर सी बात है फैमिली खतरे में है। एक पॉडकास्ट, हीरो हीरोइन के काफी उस समय चल रहे थे, पॉडकास्ट में सुनील शेट्टी की फोटो लेते हैं और उसको श्री प्रकाश शुक्ला का सर और बाकी की फोटो सुनील शेट्टी की एडिटिंग करके अटैच करवा के करीबन 200-250 कॉपी निकाल देते हैं। पेपर में खबर छप जाती है फोटो के साथ, मोस्ट वांटेड हो जाता है। अब श्री प्रकाश शुक्ला को जब पता चलता है तो ये गायब हो जाते हैं, लोगों को बताता है जो भी उसके गुर्गे थे, ऐसी सी बात है, ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, एक चीज और था, जब श्री प्रकाश शुक्ला उगता हुआ सूरज बना जुर्म की दुनिया का, तो बहुत सारे अपराधी जो थे, जो गैंगस्टर थे, वो छुपने लगे और वो अंडरग्राउंड हो गए थे। अब वही दिन वही दौर श्री प्रकाश शुक्ला के लिए भी चलने लगा। आनंद फानंद में श्री प्रकाश शुक्ला कभी नेपाल में शिफ्ट होता, कहीं बिहार में शिफ्ट होता, लेकिन कहीं न कहीं जिसकी सरपरस्ती में ये रह रहा था वहां से धीरे धीरे हाथ हटना शुरू हो गया। वजह, जितने भी कांड इसने किए थे, जितने भी वारदात इसने की थी, उन पैसों का इसने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। वो सारा का सारा पैसा इसके गुरु, इसके गॉडफादर सूरजभान सिंह के पास था। और सूरजभान सिंह को भी ये लगने लगा था कि अब श्री प्रकाश शुक्ला को इस दुनिया को अलविदा कहना चाहिए। धीरे धीरे रेकी पे आती है एसटीएफ और जानकारी मिलती है कि इस समय श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ट्रैप करती है। वहां जाके खबर पता चलता है कि एयरपोर्ट से शाम को फ्लाइट लेगा और सीधे रांची निकलेगा हथियारों के जखीरों के लिए। अब चूंकि जब तक ये कार में था तब तक तो इसके पास AK-47 हुआ करती थी। अब फ्लाइट में तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी, आप चाहे कितने बड़े गैंगस्टर हो, एयरपोर्ट के पास इसको नहीं उठा पाते। उसी समय मुखबिरी होती है कि मोहन नगर फ्लाईओवर के आसपास कहीं
श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। वो मिलने जाता है, जब वहां से वापस आता है तो राजेश पांडे जो इनकाउंटर जिन्होंने किया था उनके नेतृत्व में पूरी टीम इकट्ठा होती है, पूरे मॉडर्न वेपन्स के साथ, और घेरा बना लेती है। क्रॉस फायरिंग होती है। वहां पे क्रॉस फायरिंग जब होती है तो उसमें श्री प्रकाश शुक्ला के साथ साथ उसके मित्र भी मारे जाते हैं। उसके जो साथ थे, कई जुर्म में भी उसके साथ थे, वो भी उसके साथ मारे जाते हैं, जिसमें अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी, भरत नेपाली शामिल था। अब इसमें जो कहानी है, एक और कहानी है इसके मौत की, कि इसको एयरपोर्ट से उठा लेते हैं और जहां पे इनकाउंटर बताया गया वहां ले जाके इसको बाकायदे इनकाउंटर कर देते हैं। हालांकि इसका कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो चार्जशीट है, जो केस फाइल है, उसमें रोड के क्रॉस फायरिंग में भागता हुआ स्टेट हाईवे से दूर एक बहुमंजिला इमारत में पहुंचता है, जहां क्रॉस फायरिंग में मारा जाता है। 22 सितंबर 1998 तकरीबन 2:15 बजे यह ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है। और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था बजूका। अब बाकी तो डिटेल नहीं है बजूका क्यों रखा गया था। इसी गैंगस्टर के ऊपर एक फिल्म है अरशद वारसी की, शहर, 2005 में शायद बनी थी। अब जब ये श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर होता है तो कार से एक डायरी मिलती है, और वो डायरी बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। न जाने कितने IAS, IPS, पॉलिटिशियन और बाहुबली उसके उस डायरी में रहते हैं, जिन्होंने पैसे देके अपने रास्ते के कांटे हटवाए थे, या जिनकी सरपरस्ती में वो इतना बड़ा जुर्म कर रहा था। तो सोचिए, एक साधारण सा लड़का गांव का आराम से पहलवानी करता हुआ जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकल गया। महज 5 साल के अपने जुर्म के दौर में, कैरियर में, एक इनकाउंटर में मारा जाता है, और जो डायरी निकलती है वो ऐसे लोगों की निकलती है जो वास्तव में जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसकी मौत के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आसपास के इलाकों में जो तांडव था, जो हलचल थी, वो काफ़ी कम हो गई। हालांकि नेपाल में सूरजभान सिंह के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने एक होटल भी खरीदा था, जिसका क्या हुआ कोई जानकारी नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में ये छोटी सी जानकारी, क्योंकि अगर लिस्ट निकाली जाए तो समझिए कि 20 लोगों को श्री प्रकाश शुक्ला ने अकेले मारा था, अपने हाथों से मारा था। तो अपने बहन के प्रोटेक्शन में उठाए गए कदम से लेके गद्दावर नेताओं को मौत की नींद सुलाने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी आज यहीं तक। आप लोगों के लगातार बढ़ते प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और आपके इस तरह के प्यार से ही हमारा मोटिवेशन आता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए। किसी भी तरह की गलतियां अगर हो रही हैं या कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मेल करिए, हम उस पर जरूर जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।